बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। और इस वक्त आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान को सैलाब ने घेरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है सूबा, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। उसके साथ साथ सिंध भी मुतासर हुआ है, KP भी मुतासर हुआ है। इसी तरह जनूबी पंजाब, जो पंजाब का हिस्सा है, वो भी मुतासर हुआ है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी सैलाब आए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तबाहकारियाँ सैलाब ने फैलाई हैं वो आपने देखा है कि वो बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान के कोर कमांडर भी आपने देखा, जनरल सरफराज जो है, रिलीफ वर्क में ही उनकी जान चली गई, उन्होंने जो है शहादत हो गई उनकी। इसके बावजूद अगर आप देखें तो इस वक्त जो हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि जो सैलाब ज़दगान है, जो सैलाब से तबाही वाले इलाके हैं, उनमें रिलीफ का काम किया जाए। हुकूमत के साथ साथ आपने देखा है कि जो NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो भी काम कर रही है। PDMA जो उनकी प्रोविंशियल नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो भी काम कर रही हैं। इसके साथ साथ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं, इंटरनेशनल NGOs हैं, इसी तरह बहुत से जो रिलीफ के इदारे हैं वो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इस दफ़ा आपने देखा है कि जो सूरत हाल थी इस वक्त बारिशें जो हैं, इस वक्त जो मानसून का स्पेल था वो तकरीबन जो है 60% बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा सैलाब आया। और सैलाब में अगर देखा जाए तो तकरीबन इस वक्त जो है 630 जो है अमवात हो चुकी हैं, जिसमें तकरीबन 250 बच्चे हैं और 100 के करीब जो है ख़वातीन हैं, बाकी मर्द हजरात हैं। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो चुका है। 70,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। तकरीबन 1.5 लाख जो है लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो 10,000 लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं और तकरीबन 50,000 लोगों के घर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। और इसके साथ साथ अगर देखें तो हुकूमत ने जो है 37 अरब रुपए का ऐलान किया है रिलीफ के लिए, जो कि कैश है। और उसका जो है बिस्प जो है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, उसके तहत जो है उनको दिया जाएगा। और वो कैश की सूरत में होगा। 33,000 फ़ी जो है आदमी या औरत, उसके हवाले किया जाएगा। और उसके साथ साथ आपने देखा है कि जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया है उसको भी पैसे दिए जाएंगे। और जहाँ पे जानी नुकसान हुआ है, अगर जान का नुकसान हुआ तो उसमें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो गवर्नमेंट ऑफ जो है फेडरल की तरफ से है और इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी 10 लाख हैं। लेकिन पैसे देने से तो कीमती जानों का जो है अजाला नहीं किया जा सकता, लेकिन मरहम पट्टी तो रखी जा सकती है। इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है वो डूब चुका है। और इसके लिए अब अगर आप देखें, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कोशिश कर रही है किसी तरीके से इन चीज़ों से निकला जाए। और अगर आप देखें इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सियासत खेल रही हैं। इस सूरत हाल को कोई नहीं देख रहा। आज भी आपने देखा है कि इमरान खान ने भी जलसा किया, लेकिन उन्होंने एंड पे अपील की कि जी वो भी जाएँ और जाकर सैलाब ज़दगान की मदद करें। लेकिन क्या वो ख़ुद वहाँ क्यों नहीं गए? क्या अगर प्राइम मिनिस्टर जा सकता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो भी जा सकते थे, वो वहाँ पर जाके रिलीफ की बात कर सकते थे, फंड्स की बात कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं? इसी तरह जो दूसरी लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ तो नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी, इसी तरह जो दूसरे इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं वो वहाँ पर नज़र नहीं आते। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो अपने हमारे मेहमान हैं कि वो ये जो सैलाब आते हैं, इनकी तबाहकारियाँ होती हैं, यकीनन ये कुदरती आफ़ात हैं, लेकिन कुदरती आफ़ात से निमटने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये जो पाकिस्तान में पानी का मसला है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया ये कह रही है कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है वो पाकिस्तान हुआ है, दूसरे ममालिक भी हुए हैं, लेकिन मोस्ट अफेक्टेड जो है वो कंट्री है पाकिस्तान, जो क्लाइमेट चेंज से और ग्लोबल वार्मिंग से हुआ। इसकी क्या वजूहात हैं, बहुत से टेक्निकल सवालात हैं, वो अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अरशद अब्बासी साहब ने, वाटर एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और हसनैन जावेद साहब ने, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। असगर तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और इनके इलाके में भी बहुत ज़्यादा सैलाब आया है। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि तरीन साहब आपने हमें ज्वाइन किया। मैं चाहूँगा कि असगर तरीन साहब की जानिब जाया जाए, क्योंकि इनके इलाके में बहुत ज़्यादा सैलाब है।
तरीन साहब ये बताइएगा कि तकरीबन 60% जो बलूचिस्तान है वो डूब चुका है। मतलब अगर आप देखें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह हो चुके हैं। तकरीबन 250 किलोमीटर जो रोड्स हैं वो तबाह हुए हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 150 के करीब ब्रिजेस जो हैं वो टूट गए हैं। अभी आप बताइए कि रिलीफ की क्या सूरत हाल है? क्या जो सूबाई हुकूमत है और जो इसी तरह फेडरल हुकूमत है वो सही सपोर्ट कर रहे हैं, या सिर्फ अखबार की हद तक, प्रिंट मीडिया की हद तक या सोशल मीडिया की हद तक ही है? बहुत शुक्रिया आपका और आपके न्यूज़ चैनल का। और ये बड़ा अहम टॉपिक है जिसपे आपने ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके और आपके चैनल का कि ये वो टॉपिक है जिसपे यकीनन शायद हम लोग को रिलीफ दे सकें और एक दूसरे को सुन सके। यहाँ तो जो चैनल लगाओ शहबाज गिल के अलावा कोई बात ही कोई नहीं है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जी, आपने फिक्र दिया है 60% ऑफ द बलोचिस्तान, ये तकरीबन 60-80% एरिया इफेक्टेड हो गया फ्लड से। बलोचिस्तान आपको मालूम है कि 47% प्लस एरिया है पाकिस्तान का, और 80% एरिया में जो है ना वो सैलाब से मुतासर हुआ है। अब 40 साल 45 साल के बाद इतना ज्यादा बारिश और तुगयानी और सैलाबी रेला आया है कि जिसकी तवक्को हम नहीं कर रहे थे, कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। बरकत अल्लाह ताला की मर्जी थी तो यकीनन नुकसान ही हुए, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान में 200 से प्लस तकरीबन 216 के करीब लोग इसमें शहीद हुए इस सैलाब में। और आपको पता है कि बलूचिस्तान के वसाइल बड़े महदूद हैं। अगर कोई एक दो अजला होते तो शायद मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इसे कंट्रोल कर पाती। अब पीटीएमए के पास इतने तो उनके वसाइल नहीं है कि वो पूरा बलूचिस्तान यानी आधा पाकिस्तान है कि उसको वो टैकल कर सके। यकीनन बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और जितने भी हमारे रास्ते हैं एक दूसरे से बाकी सूबों से वो हर हफ्ते में मुनक़ता हो जाते हैं। पुल हमारे बह के ले गए, माल मवेशी हमारा पानी बह के लेके है। तो जो फिलहाल जो रिसोर्सेज हैं अपना गवर्नमेंट के पास वो तो लगे हुए, मशीनरी लगी हुई है। जी लेकिन तरीन सब साहब, आपका मतलब है कि हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पे यानी कि तावन कर रही है लोगों के साथ? जी देखें, जब तक सूबाई हुकूमत तो ताउन कर रही है, जब तक देखें ना, मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान 47 आधा आधा पाकिस्तान है। जब तक जी फेडरल बराह रास्त और इमरजेंसी बेसिस पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट की मदद नहीं करेगी उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। देखें, अब इसमें लोगों के लोग शहीद हुए हैं, हमने उनको कंपलसेट किया है, लेकिन हमें आने वाले लोगों की जानों का खदशा है कि और कहीं इसमें शांति ना हो जाए और कहीं में नुकसान ना हो जाए। चलें, घरों का नुकसान तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, माल मवेशी का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो जानी ज़िया का नुकसान है वो बर्दाश्त करना मुश्किल है बहुत ज्यादा। और हमारा ये खदशा है, गवर्नमेंट से भी हमारी मीर अब्दुल कद्दूस वजू से मीटिंग भी हुई, इस पर हमने बात भी की कि हम लोगों की जानों को बचाएं। जी बिल्कुल देखें बिल्कुल। तरीन साहब, आपसे बात जारी रखेंगे, आप हमारे साथ ही हैं। अरशद अब्बासी साहब को ले लेते हैं। अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि एक तो ये सैलाब आने की वजूहात क्या होती हैं, दूसरा इस दफ़ा आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा मानसून का स्पेल जो है वो पाकिस्तान में आया, दूसरा हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये भी बताइएगा कि फ्लैश फ्लडिंग क्या होती है, अर्बन फ्लडिंग क्या होती है, और ग्लेशियर लेक जो आउटब्रस्ट फ्लड हैं ये क्या होते हैं? बाबर, बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको बताऊं, मैं तहरीन साहब की बात सुन रहा था जी और इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी वहाँ पे तबाही हुई है। जी बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। तबाही किस लिए हुई है? वजह एक तो ये है कि मैंने कुछ ऐसा प्लानिंग मिशन में काम किया है, ठीक। तो मैं वहाँ पे एक रिवीजन कर रहा था जी एस्टिमेट्स की कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी फेडरल फ्लड कमीशन। जी ये कब इदारा बना था? 1976 में। जी क्योंकि जब 1973 यानी 1973 के सैलाब आए थे तो जर्डी भट्टो ने एक इदारा बनाया था। ये इदारा अभी तक इवन बलूचिस्तान में 200-300 अरब रुपया पैसे खर्च कर चुका है। ये तरीन इनसे तरीन साहब से कहिएगा ज़रा ये एस्टिमेट निकलवाएं। ये ओ क्या थे बलूचिस्तान में, केपी के और पंजाब, सिंध या इवन आज़ाद कश्मीर, जहाँ जहाँ फ्लड आने के चांसेस होते थे वहाँ पे कुछ बंद बांधने थे, कुछ चेक डैम बनाने थे, कुछ रिटर्निंग वाल बनानी थी, और जहाँ पे फ्लैश फ्लड आने थे वहाँ पे भी कुछ मैयर्स लेने थे। ये बताइएगा, ये एक चेक करने की बात ये है कि ये बताइए कि उस इदारे ने कितना फिजिकली यहाँ पे काम किया। एक बात ये।
क्या एक फ्लड का एक रूट होता है? देखिए ये बारिशें ठीक है, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 100 साल का रिकॉर्ड नहीं टूटा। जो फ्लड का जो रूट होता है वो डिफाइन होता है, भाई ये दरिया यहाँ आ सकता है, ये हिल टोरेंट है, यानी जो फ्लश फ्लड आता है जो तेजी से आता है, जहाँ पे दरख्त वगैरह नहीं होते, उसका भी रूट यानी रास्ता डिफाइन होता है। वो मार्ग था। वहां पे क्यों अर्बन पॉपुलेशन आई, क्यों लोग वहां पे आए, किसी ने वार्न करने वाला वो नहीं था। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये बताइए जब रोड डिजाइन होती है, देखिए मुझे तो बड़ा अफसोस हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जो जी। डैम तबाह हुए। अब आप ये देखिए, बलूचिस्तान में जो एनएच ने सड़कें बनाई हैं, जो डिज़ाइन उन्होंने की हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने की हैं, देखिए एक यूनिवर्सल लॉ, मैं देखिए मैं भी एक इंजीनियर हूँ, कि जहाँ रोड बनती है, रोड से पहले जितना मैक्सिमम फ्लड है उससे भी एटलीस्ट 10 फुट ऊंची रोड बनाई जाती है। जी। आप ये देखिए, एक अनपढ़ था शेरशाह सूरी, काबुल से लेके कलकत्ता तक रोड बनी हुई है, वो कभी ओवरटॉप नहीं हुआ फ्लड वाटर वहां पे। इतना इतना एक कॉमन विजडम की बात होती है। ये बलूचिस्तान में क्या कागज की रोडें बनी हुई थी या मट्टी की बनी हुई थी या इवन सिंध की? सवाल ये इस तरह के पैदा होते हैं। बाकी ये जो बातें देखें, बाबर ये जो बात कर रहे थे ना, हमारे यहाँ एक आपको बात बताऊं, जिस बंदे को पता ही नहीं है, एक खास क्लास होती है एनजीओ की, वो पैसे आते हैं बाहर से, वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। जी। देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये सैलाब कोई नया फिनोमेना नहीं है। जी। 1973, 1976, 92, 2010, ये फ्लड अब से नहीं, ये बिलियन, यानी जब देखिए ये मुंजो तोड़ो, ये उड़प्पा, ये शहर की क्यों है, ये पहले रिवर के पैटर्न पे होते सारे तब्दील होते गए, ये आते रहते। हमारा आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तो एक एक चीज का पता चल जाता है। देखिए पाकिस्तान में टेली इंडस्ट्री 92% है। तरीन साहब से पूछिए, मोबाइल फोन वहां पे नहीं है, स्मार्ट मोबाइल नहीं है, आपको 10 दिन की प्रेडिक्शन यहाँ मिलती है, यानी आपको पहले मैक्सिमम उसमें आते हैं टेलीविजन पे, बीबीसी में सब्जियां बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बारिश अब्बास साफ साहब, जाती है। बिल्कुल आपसे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर नाजरीन कहा जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक पर से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे डॉक्टर हसनैन जावेद से कि फ्लड्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। आज हम सैलाब की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, और इस वक्त आप देखें कि सिंध, KPK, पंजाब और इसी तरह कश्मीर और GB में जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्लड है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान और सिंध, कराची और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जनूबी पंजाब में हो रहा है। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, आपने दोनों हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि जी, एक कहते हैं जी हमारे पास चूँकि फ़ंड्स के वो है कमी है, दूसरे कहते हैं कि प्लानिंग नहीं है। अब आप ये बताइएगा कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, और इसके साथ साथ आपने देखा लाइफ स्टॉक का भी नुकसान हुआ है, और इसके साथ साथ आप देखिएगा कि अब यकीनन जो है बीमारियाँ भी वहाँ पर आएंगी। सैलाब की सूरत हाल से हम कैसे निमट सकते हैं, और जो हमारा नुकसान हुआ जिसमें आप देख सकते हैं फसलें तबाह हुई, लाइफ स्टॉक तबाह हुआ, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह आपने रोड्स नेटवर्क तबाह हुए, ब्रिजेस तकरीबन 100 के करीब जो हैं तबाह हुए, तो आप समझते हैं कि अब इस नुकसान का अजाला कैसे किया जाएगा, और जो 37 अरब रुपए रखे हैं ये इनफ है? अच्छा, आपके सवालात बहुत ही शानदार हैं और मैं 500% उनसे एग्री करता हूँ। मामला ये है कि प्लानिंग डिवीजन इज द मोस्ट अनप्लैन्ड डिवीजन इन पाकिस्तान। पिछले 5 साल की आप तहकीक कर लें और उसके अंदर आप देख लें कि पाकिस्तान की प्लानिंग डिवीजन के साथ आप करते क्या रहे हैं। आपने खुसरो बख्तियार साहब जैसे खलंडरे किस्म के जो मिनिस्टर्स हैं वो आपने वहां पे रखे, और जिस तरीके से उन्होंने CPEC का हाल किया, जिस तरीके से बाकी प्लानिंग्स की और बाकी मामलात की, वो इसी तरीके से होना था। आप अभी तक ये वाजे नहीं कर सके कि बलूचिस्तान के साथ आप कर क्या रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि
क्या कागज की सड़कें बनी थी? फिर उसके बाद एनडीएम में, पीडीएम में, बाकी हर चीज आप लगा देते हैं। कुल फौज के अलावा पाकिस्तान इनको रेस्क्यू करने के लिए है क्या? आप अर्जेंसी टू चेंज के ऊपर आ नहीं रहे, प्रोएक्टिव टू चेंज आना चाहिए। आप अर्जेंसी टू चेंज है। उसके बाद डैमेज कंट्रोल, आप शहबाज शरीफ साहब को सारा क्रेडिट दे देंगे जी। आप जब सैलाब आने के बाद पानियों में से लोगों को निकालना, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऑफ कोर्स बड़ी यानी इससे आपको जो है वो मीडिया कवरेज मिलती है, सब चीजें मिलती है, लेकिन ये आए क्यों? पूरा चाइना सैलाब में डूबा करता था, सारी फसलें बर्बाद हुआ करती थी। तो उस जमाने में 1947 से पहले माओ जेतुंग को ये समझ में आ गई कि ये गैबी आफात नहीं है। सबसे पहले तो इन चीजों को आपने देखना होगा कि खुदा आपको क्यों मारना चाहेगा, खुदा क्यों आपको पानियों में डुबोना चाहेगा। आपने बंद बांधने और बंद बांधकर आपने इसके रिजर्वायर्स बनाने और रिजर्वायर्स बना के आपने ये सारे मामलात करने हैं। मैं आपके सामने चंद स्टैट बयान करना चाहता हूँ। उसमें अगर आप देखें कि आपके पास दयामीर भाषा है, आपके पास नुलोंग डैम है, आपको कोरम तंगी डैम है, नई जग डैम है, दावरात डैम है। उसके बाद आप लोगों ने जो पोलिटिसाइजेशन की जो बाकी डैम्स के ऊपर, वो तो अलग है। तो इन रिजर्वायर्स को जो है बलोचिस्तान में रिजर्वायर बनाने वाला कोई नहीं था। उसके अंदर पिछले पूरे साल के अंदर बलोचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक के अलावा आप बलोचिस्तान में मुझे कोई कंस्ट्रक्शन बता दें। और सियासी तौर पे मैं पिछले दिनों उनकी जो नई स्पोक्स पर्सन है उन्हें मैं सुन रहा था, तो उन्होंने सवाए इस बात करके कि 3 महीने के अंदर सर्वे करवा लेंगे और 6 महीने के अंदर वहां पे प्लान्ड विलेजेस और प्लान्ड सिटी आ जाएंगे और ये सारा मामला बन जाएगा। कहां से बन जाएगा? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दयामीर और दासू डैम है और उसके अंदर आप जो है, आपको अंदाजा है कि उसके अंदर कितनी रिजर्वायर है। अब 5000 मेगावाट भी अगर आप बनाते हैं या अगर आप 1000 मेगावाट भी बनाते हैं, आप इंटरेस्टिंगली आप रीजनल ग्रिड के साथ अब तक नहीं करा सके। ये पिछली हुकूमत जो गिलगित बल्तिस्तान की थी, उनको क्रेडिट दें कि उन्होंने जो है वो रीजनल ग्रिड का केस अब तक लड़ा और अब तक उनको रीजनल ग्रिड तक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी तक शामिल नहीं हुआ। यानी वहां पर बिजली बनेगी भी, अगर अव्वल तो वो रिजर्वायर्स हैं, और अगर बिजली बनेगी तो रीजनल ग्रिड तक शामिल नहीं हो सकती। और रीजनल ग्रिड तो बड़ी दूर की बात है, नेशनल ग्रिड में आना चाहिए, लेकिन इसके पास किसी किस्म की प्लानिंग तो है नहीं। और अगर जो पिछले 3.5 साल के अरसे के अंदर बताया गया कि 10 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए, लेकिन आपको तकरीबन 91 अरब रुपए बजट की मद में रख दिए गए। तो ये पीएसडीएफ फंड के बाद जो बजट की मद के अंदर, डैम्स की मद के अंदर रखे गए थे। और सबसे बड़ा सवाल जो डीजी साहब, जो मैंने सुन रहा था इससे किसी और प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने कहा कि जी इतनी बारिशें आ रही, तो आजकल आने वाले वक्त से पहले पता होता कि वेदर क्या होगा, आपने किस तरह की स्वेटर पहनना है और क्या मामला करना है। आपको ये नहीं पता कि कितने मिलीमीटर आपकी बारिश होगी। और अब चीजें जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, आप भी फोरकास्टेड हो गई हैं। अब जब फोरकास्टेड हो गई हैं तो आपको मेजर्स के मुताबिक और गेज के मुताबिक पता है कि क्या अच्छा, बिल्कुल तो आपने डॉक्टर साहब बड़े वैलिड पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड पॉइंट्स बताए हैं। अब असगर तरीन साहब से जानते हैं। एमपीए साहब, आपकी बात भी ठीक है कि फ़ंड्स के हवाले से जो है हमेशा जो है बलूचिस्तान को जो है वो नहीं, उस तरह के फ़ंड्स नहीं दिए जाते जितने देने चाहिए। लेकिन आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान की जब हम बात करें, कोई भी हुकूमत आती है तो सबसे ज़्यादा फ़ंड जो हैं वो बलूचिस्तान को दिए जाते हैं। तरीन साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि स्पोक्स पर्सन है जो बनाए हैं उनको तो खुद नहीं पता कि जी किस तरह चीज़ों को आगे लेकर जाना है, उनको नॉलेज नहीं है इनके बकौल डॉक्टर साहब के। और दूसरा ये बताइएगा कि अब जो इस वक्त जो हुकूमत है बलूचिस्तान में वो क्या कर रही है, और आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त सैलाब है या जिस वक्त जो डिज़ास्टर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, पहले मेजर्स क्यों नहीं लिए गए। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये अच्छी बात है कि सैलाब से निकालना तो ठीक बात है, लेकिन अगर यही पहले चीज़ें कर ली जाती तो बहुत सी जानों का नुकसान ना होता, इसी तरह बहुत सी दूसरी इमलाक का नुकसान ना होता, मवेशियों का नुकसान ना होता, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान ना होता। देखिए जी, बात ये है कि हर बंदे की अपनी राय है जी। हाँ, हम तो कारकुन हैं, हम तो एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, एक एक गांव में हम लोग गए जी। वो पिक्चर्स भी हम आपको साथ शेयर कर लेंगे। सच बोलने में कोई कबाहत बंदे को महसूस नहीं, अच्छी बात है, एप्रिशिएटेड। बात ये है कि पानी हमारे पास नहीं आया, हम पानी के पास गए हैं। सही, मेरी बात आप समझ रहे हैं? जी मैं समझ गया। ये कह रहे हैं, हाँ, अब ये कह रहे हैं कि आपने या प्लानिंग ने या गवर्नमेंट ने क्यों तैयारी नहीं की। देखिए जी, 40 से 45 साल के बाद ये फ्लड आया है।
जी। और फ्लड के रास्ते को रोका गया है, उसमें तामीर हुए, घर तामीर हुए, बागात तामीर हुए, इंक्रोचमेंट की गई बहुत हैवी किस्म की, इतनी इंक्रोचमेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये कि बाकायदा बलूचिस्तान कैबिनेट ने यह फैसला किया है, क्योंकि मैं अपोजिशन में हूँ, मैं तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, जी जी। लेकिन हमें तो हर चीज का इल्म है, जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उसमें क्या शेयर होता है, क्या क्या बातें शेयर की जाती है, किस पे अमल होता है, किस पे नहीं होता। तो कैबिनेट में सीएम साहब ने और उनकी गवर्नमेंट ने बाकायदा टास्क दिया है कि इंक्रोचमेंट को रिमूव करें। अब मुझे आप बताएं कि जो इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट है वो आप 15-20 दिन में रिमूव कर सकते हैं? सवाल नहीं पैदा होता। ठीक। सबसे पहली बात यह कि इंक्रोचमेंट तो होनी ही चाहिए। जब लोगों ने ये देखा कि 40 साल से बारिशें नहीं है, पानी नहीं आ रहा और पानी का लेवल 1200 फुट 1300 फुट पे चला गया है, तो लोगों ने वहां पे तामीर शुरू कर दिए। अब जो हमें बिलखसूस कोयटा शहर में ये लगे हुए इंक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं, इसमें हमारी गलती है, हमने इंक्रोचमेंट की है, हमने बागात बनाया, हमने पुल बनाए। इसके बाद जब ये पानी आएगा तो पानी अगर 100 साल पहले भी एक जगह से गुजरा हो तो 100 साल बाद भी पानी वहां से गुजरता है। तो अभी लोगों ने खुद ये फील किया, ये महसूस किया कि यार हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है या जहां तक मेरे एरिया लोग खुद रिमूव कर रहे हैं अपने मकानों को, अपने बागात को, या जो भी इंक्रोचमेंट है वो खत्म कर रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, बात यह है कि यहाँ पे बजट की बात हुई कि जो भी गवर्नमेंट आती है बलूचिस्तान, देखिए बलूचिस्तान जो है ना वो आधा पाकिस्तान है। हम तो इस सूबे में दिन रात कभी एक जिले में कभी अगले जिले में, इसकी तरक्की के लिए जो है ना आपको काफी अरसा लगेगा। ये इतना छोटा सूबा नहीं है। यानी आप देखें कि अगर आपको गवादर से आना हो रोब, ये कितना 100 किलोमीटर एरिया बनता है। अगर तफ्तान से आप आते कोयटा, ये कम से कम 1200-1300 किलोमीटर है। ये एक रोब से लेकर कराची आप हिसाब लगाएं, ये 1800 किलोमीटर है। और इसमें जो है ना पॉपुलेशन नहीं है बलूचिस्तान में। अगर एक गांव में एक पहाड़ी पे एक घर है तो अगला पहाड़ी पे अगला घर है। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए काफी एक प्लानिंग चाहिए, एक बड़ा मनसूबाजात प्लानिंग चाहिए। उसके मुताबिक अगर बलूचिस्तान में कोई तरक्की का अमल चला तो चला, लेकिन जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, पहले भी चले, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि बलूचिस्तान तरक्की कर पाएगा किसी भी शोबे में। तो हमें से अभी जो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह से अच्छा तरीन साहब, आप तो अपोजिशन में है वहाँ पे, लेकिन फेडरल में तो आपकी हुकूमत है। जी देखिए जी, फेडरल में हमारी हुकूमत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब आए नशीराबाद डिवीजन, और जो अपना किला सैफुल आए, चमन गए। हमें अभी बराह रास्त अभी तक फेडरल से बलूचिस्तान के अवाम के लिए फिलहाल जो लोग शहीद हुए उनके चेक्स के अलावा 10-10 लाख रुपया जो कंपनसेशन दी गई, उसके अलावा अभी तक किसी किस्म की कोई इमदाद या हेल्प कोई भी हमें अभी तक नहीं मिली। और ये गिला हमने अपने अकाबरीन हमारे मशरान को भी रखा है। आज हमारा पेशावर में इजलास जारी है, हमने ये बातें भी रखी उनके सामने कि खुदारा आप प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें ताकि ये जो कंपनसेशन का मामला है घरों का या जिनका नुकसानात हुए, कम अज कम इसका अजाला हो तो कम अज कम कुछ ना कुछ तो हो जाएगा इसमें। तो बात हमने अपने बड़ों, अपनी लीडरशिप के सामने रखी है बात। जी बिल्कुल असगर तरीन साहब, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के सामने भी वो आपने अपनी लीडरशिप के सामने भी ये बात रखी है। लेकिन फिर यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ अरशद अब्बासी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब मौजूद हैं और असगर तरीन साहब MP हैं बलूचिस्तान से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अब्बासी साहब की जानिब जाता हूँ। अब्बासी साहब, बात तो ठीक है, सैलाब आते हैं, तबाहियाँ होती हैं, फ़ंड्स भी होते हैं, लेकिन अब करना क्या चाहिए?
बेसिक ये है कि इन चीज़ों से कैसे आपने निब्रत आज़मा होना है, इनसे निमटना कैसे है, क्या प्लानिंग की जाए, क्या किया जाए कि आइंदा जो है जब भी सैलाब आए तो तबाही ना हो और वो आराम से गुजर जाएं। और मतलब ठीक है, कुदरती आफात आती है, तबाही थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इस तरह की तबाही ना हो। देखिए, मैं ये तरीन साहब की बात सुन रहा था। जी। इन्होंने कहा कि राय है। देखें, बात ये है कि ये बात है साइंस की और इंजीनियरिंग की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये एक लेकिन उन्होंने मैथ है बात टू सही की प्लस है कि इंक्रोचमेंट हुई है, इंक्रोचमेंट को 10 दिनों में तो नहीं देखिए, एक हटाया बात, जा सकता। देखिए, मैं आज से कोई आठ जी। साल 10 साल पहले की बात है। मैं इमन रावी जनाब, ये इसका एक रूट देख रहा था कि मैक्सिमम जिसे जब कहते हैं ना कि फ्लड लेवल होता है, और वाकई क्या है, इवन इन दरियाओं के अंदर भी इंक्रोचमेंट है। जी। सिंध में तो आपने सुना होगा ना, वो कच्चे का इलाका, और वो क्या है, कम से कम जी। आजकल डाकू नहीं आएंगे, दरिया ने पानी तो साफ, वो दरिया ने इनको फ्लश आउट कर दिया होगा। बात ये, इसका एक रूट अब से नहीं है, सदियों साल पहले, कई लाखों साल पहले डिफाइन है कि इस लेवल तक फ्लड आता है। वहां पे कहते हैं ना, बुतिया एक डिमार्केशन होती है, भाई जी। यहाँ आबादी ना बनाना, वरना आमदमदार नहीं है। और ये डिमार्केशन और जो वाटर गेज है, ये 1880 में गोरे ने लगाने शुरू कर दिए जी। थे। एक बात। दूसरी बात ये, आज पाकिस्तान में टेली डेंसिटी कहाँ पे नहीं है, यानी आप कह सकते हैं 92% है। कहाँ का मोबाइल नहीं, मोबाइल में भी है 10 दिन की तो मौसम की प्रिडिक्शन। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि आपको वहाँ प्रिडिक्शन होती है कि ये सर वो बारिशें तो आएंगी, ठीक उस होगी बात, लेकिन मेरा मतलब है कि अब अब क्या दूसरी इकदाम करने अच्छा, चाहिए। दूसरी बात ये देखिए, अब मुझे एक और काम हो रहा है। वो ये काम क्या हो रहा है, मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जी शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि जी वहाँ पे एक घर में 8 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे। आपने ये नहीं देखा, मुझे तो बलूचिस्तान का बड़ा इत्तेफाक हुआ है जाने का, ये सारे गारे के, मिट्टी के बने हुए घर हैं। ये क्या बारिशें 4 साल बाद आएंगी तो क्या वो दोबारा सस्टेन कर पाएंगी? यहाँ पे बंदा एक चाहिए इस तरह का, जिस तरह अर्थक्वेक में 2005 में पूरी नई हाउसिंग एक डिजाइनिंग देनी चाहिए। ये भी बात इन्होंने ठीक की, यार प्लानिंग मिशन करेगा वहां पे घरों को, जिसे कहते हैं ना, रेट्रोफिट करना पड़ेगा। वहां ये अब घारे के घर नहीं बनाने चाहिए, ये पैसे दे रहे हैं, इनको चाहिए एक छोटे यूनिट बना के दें जो रेट्रोफिट हो, जो बारिश में सस्टेन करे। बारिश जब पड़ती है तो मुझे बताएं भाई, ये तो सारे आप देखें क्या है, मट्टी की दीवारें हैं, 1 फुट या 1.5 फुट, या 7 पत्थर है बीच, अच्छा, एक ऊपर से पॉइंट तो ये पत्थर, हो गया कि वो गारे के गिरे। घर बना के देने पक्का घर कोई नहीं इनको गिरा ना हटा देना भाई, चाहिए। कच्चा घर सारे गिरे। जी। पक्का घर शायद एक आदमी गिरा होगा। जी। ये कैजुअलिटी वहां पे ज्यादा हुई है। अब वही रिपीट हो रहा है, एक ही काम देखा हुआ है, वो काम ये कि जाके पैसे दे देने। दूसरी बात, तरीन साहब कल क्या फेडरल में, पता नहीं ये सीनेट के मेंबर हैं या कौमी ये असम्बली एमपी के, हैं, बलूचिस्तान असम्बली के एमपी हैं। बलूचिस्तान में कल असम्बली में सवाल उठाएंगे कि फेडरल फ्लड कमीशन के पास कितने पैसे मिले थे, उन्होंने कितने बंद, कितनी डिमार्केशन, कितने हाँ बिल्कुल उठाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं वो उठाएंगे। कितना बनाए, वो कितना काम किया। ये तो 4 साल बाद, 5 साल बाद एक फिर काम होगा, लेकिन ये नहीं सोचते। देखिए, हमें बलूचिस्तान का, मुझे याद है 2008 से लेकर 10 तक में प्लानिंग कमीशन में भी था। वैसे व्हाट ए थर्ड क्लास इदारा। कोयटा में पानी में, या इन्हीं के एरिए में, जिसे कहते हैं नॉर्थ बलूचिस्तान, पानी का लेवल कहाँ चला गया था, पानी का लेवल 1500 फुट तक चला गया था। ये तो शुक्र करें कि पानी वहां पे रिचार्ज, देखना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि वहां पे पानी आया। बलूचिस्तान अच्छा में सर, ये बारिशें जो कहाँ सारा होती पानी था इसको कैसे करते, इसको मतलब कोई डैम ऐसी जगह ये बनाएं, छोटे देखिए, छोटे डैम्स देखिए, बनाएं, क्या अब करें, एक मिनट आपको, ये ज़ाया हो रहा है इसके पानी। लिए सर, मेरे ख्याल में एक एडीबी की तरफ से एक कुछ हमने भी एक प्लानिंग बना के दी थी कि यहाँ पे आपको डैम बनाने पड़ेंगे। क्योंकि एक और बात करूं, मुझे थोड़ा सा एशिया लेवल के ऊपर या इस पे कॉन्फ्रेंसेस किया, हमारा एक साउथ एशिया का एक फोरम है, ये बात भी तयशुदा है कि ये मानसून का जो ट्रेंड जो पहले आता था, ये कश्मीर में या इधर, और फिर यहाँ पे रिवर फ्लड, ये सबेला मंगला में पानी आता था, ये अब डाउन साउथवर्ड हो गया। बम्बे में बारिश हो रही है, कराची में हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है। बलूचिस्तान तो खास फिनामिना हुआ है
कि जो कि वेस्ट से हवाएं आती थी और मानसून की, ये इनका दोनों का टकराव हुआ है और यहाँ बारिशें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई हैं। कोई पता नहीं अगले साल फिर ज्यादा हो। ठीक, अब बिल्कुल यहाँ पे ठीक। डेयरी जी जी अबाज साहब, हम डॉक्टर साहब की जानिब जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अबाज साहब की गुफ्तगू सुनी, असगर तरीन साहब की भी सुनी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से फ्लड्स आते हैं, इंक्रोचमेंट है, लेकिन आप बताएं इनका हल क्या है? अगर फ्यूचर में इन तमाम चीज़ों से बचना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम बच सकें, और सजेशंस क्या हैं आपकी? सबसे पहली बात तो ये है कि इनके पास फेडरेटिंग यूनिट के ऊपर इन्होंने काम क्या किया है। इनके पास प्री फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी और स्ट्रक्चर तो है नहीं। बलूचिस्तान कब से आपका तकरीबन हाफ ऑफ द पाकिस्तान है, जी और उसके ऊपर आप कच्चे घरों की बात कर रहे हैं और कच्चे घर डूब रहे हैं। आप पंजाब की बात लेते हैं, 1,70,000 क्यूसेक पानी जो है वो इंडिया के साथ छोड़ा जाएगा। आपके पास इसका भी कोई सदेबाब नहीं है। जी आपके पास पंजाब के अंदर वो छोड़ दें, आपने उन्होंने इंडिया ने 3 डैम बना दिया आपके सामने, और वो जब दिल चाहे वो जितना पानी छोड़ें, तो इसका मतलब पानी का इशू तो है नहीं। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आपने बलूचिस्तान में सेटल डाउन क्यों नहीं की? रिजर्वायर क्यों नहीं सेटल डाउन किए? प्लांट सिटी क्यों नहीं बनाकर दिया? और ये मुसलसल जो है वो जो सियासत सियासत खेली जा रही है, और बलूचिस्तान के अंदर सरदारान जितने भी हैं उस सवाए सियासत के और कोई काम नहीं करते। इसमें आमतौर पे मईशतदान जो है वो शेर तो नहीं कहते, लेकिन इस बात पे एक शेर आ रहा है कि तेरी तख्त दे मसले नहीं मुकते, साड़ी यार हयाती मुकदी पई है। तो ये सब के सब इनकी हयाती खत्म हो जानी है और इनके तख्त के मसले नहीं हल होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना भी फंड आ रहा है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है बासी साहब ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने बेशुमार मामला के अंदर इनके जो है वो प्रोजेक्ट्स करके दिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स कोई भी चलने नहीं देता वहां पर। और अगर वहां पर कोई मामला करने के लिए आ जाए तो इसके अंदर वहां पे गोलियां चलाते हैं पंजाबी और बाकी, वो तो लिसानी मामला तो मैं बात ही नहीं करता। लेकिन उसके बाद जो है वो आप डेवलपमेंट होने कहां दे रहे हैं? किसी किस्म की भी जो इस वक्त तबाहकारी है, वो तबाहकारी अगले 5-10 साल के अंदर आप 200 साल पीछे बलूचिस्तान के चले गए। आप पहले भी 500 साल पीछे थे, मजीद 200 साल यानी 700 साल पीछे तो आप चले गए। तो वहां पे लोगों के साथ न्यूट्रिशन कहां से पूरी होनी है? माल न्यूट्रिशन का मसला है, उनकी खुराक का मसला है। ये सारे के सारे मसाइल के अंदर कोई एक गवर्नमेंट तो बैठ नहीं रही। आप 5 साल के अभी आप देख लें, पूरी दुनिया के अंदर डोनर एजेंसीज जो हैं वो पैसा आपको रिलीज इसलिए नहीं कर रही कि कोई पता नहीं है कि अगले 5 साल किस गवर्नमेंट ने बैठना है। और यहां पर जलसों के लिए एक जलसे के अंदर जो है वो, अगर आप रफ एस्टिमेट भी देखें तो 10 से 12 करोड़ रुपए का तो एक जलसा होता है। तो आप जलसों के लिए रकमें निकाल रहे हैं और फंड रेजिंग करने के लिए सेनेट के अंदर भी पैसे लेते हैं और हर पार्टी लेती है, और वहां पर जो है वो गवर्नमेंट की भी लेते हैं। तो आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर से जो पैसा खाते हैं वो बताइए। आपको 33-37 अरब रुपए जो मिले उसका जो है वो कट ब्रेक डाउन बताइए। इनसे 2 सवालात कर लें बलूचिस्तान वालों से ही कि मुमकिन है, ये तो बेचारे एमपी हैं, इनको नहीं पता होगा। इनसे पूछ लीजिए कि इनके सूबे का जो मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर है, उनको ये बता दीजिए पीएसडीएफ का टोटल साइज कितना है और टोटल किस किस मद में खर्च हुआ है, और कितने इलाके लसबेला से लेके झलमक्सी तक और झलमक्सी से लेकर बाकी इलाकों तक, मैं पूरा का पूरा इनको रूट बता देता हूं। इनको एक भी रूट जो है वो किसी एक जगह बता दें कि इन्होंने जो है वो लोकल गवर्नमेंट ने बनाया, तो सारा काम तो सड़कों तक तो फौज ने किया। सिलाब से निकाले फौज, निजाम बनाए फौज, थ्रेट से बचाए फौज, तो मईशत का निजाम भी बनाए फौज, रिजर्वायर भी तकरीबन वही अयूब खान के दिए जो है वो 2 डैम आपके पास हैं। इसके अलावा आपने किया क्या? और आपकी जी गवर्नमेंट जो नए वाले डॉक्टर साहब, जो नया आपके बड़े पाकिस्तान वैलिड बनाने पॉइंट्स वाले हैं आए और थे, बिल्कुल उनके सही पास भी सही। कोई स्ट्रक्चर और प्लानिंग ना थी। जी, असगर तरीन साहब की जानिब जाते हैं। एमपीए साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, यकीनन ज़ाहिर उन्होंने बहुत से सवालात उठाए हैं, यकीनन आपको पता होगा सारे फंड्स का भी ये वो, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि जो सूबाई हुकूमत है उसको क्या करना चाहिए फ्यूचर में, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, और यकीनन जो हमारी मसल्ह अफवाज है वो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, मैं ख़ुद भी वहाँ से होकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि मज़ीद क्या करना चाहिए? देखिए जी, आपने बात की मसल्ला अफवाज की, जी अफवाज पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं कि खिदमत किसी से छुपी डुबी नहीं है। जनरल सरफराज शहीद जो शहादत नोश कर गए, वो भी बलूचिस्तान के लिए थे, और वो किसी अपने काम से नहीं निकले हुए थे, बल्कि वो निकले हुए थे बलूचिस्तान की खिदमत करने के लिए। उत्तल बेला इस एरिया में वो जो फ्लड रिलीफ है उसमें वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। उनके साथ और भी साथी सब ऑफिसर्स थे, एक जनरल थे, ब्रिगेडियर साहब थे। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है।
अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। देखें, बात ये है कि इन्होंने किए सियासी इस्तेकाम की और कहा कि तरक्की का पहिया बलूचिस्तान में तरक्की के हवाले से। बात ये कि मुझे आप बताएं कि किस हुकूमत ने अभी तक अपना टेन्योर पूरा किया? किसी भी हुकूमत ने अभी तक अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। 3 साल के बाद खत्म हो जाता है, फिर 2 साल के बाद नई गवर्नमेंट आ जाती है, फिर क्या होता है? यानी ये सियासी इस गैर इस्तेकाम जो सियासी इस्तेकाम है वो फिलहाल पाकिस्तान में है ही नहीं। और मौजूदा सूरत हाल के लिए या बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के लिए या पाकिस्तान की तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम बड़ा लाजमी है। जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, डेवलपमेंट के जो काम है वो आप सीधे तरीके से बिल्कुल। असगर तरीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अरशद अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और जो असगर तरीन साहब हैं MPA हैं, वो कहते हैं कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक मुल्क जो है तरक्की की राह पर नहीं चलेगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।